हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस 2 दिन से मैं नहीं लेके आई आपके लिए मैगज़ीन, पर क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी तो इसलिए मैं कवर कर रही हूँ। तो गाइस फ़िलहाल ये 6 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है, बाकी 7 अगस्त की भी मैं ले आऊँगी। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। 6 अगस्त की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज सबमिट्स रिपोर्ट ऑन द फ्लड मैनेजमेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर कवर होगी, आइदर अंडर GS3। फाइन। तो अभी क्या है, इसके अंदर ये बताया कि फ्लड, क्योंकि मानसून है तो फ्लड के काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आने के रिस्क होते हैं। तो रिपोर्ट ने एक्सप्रेस किया कंसर्न एट द नेशन वाइड मीनेंस ऑफ फ्लड, मतलब कहाँ कहाँ फ्लड आ सकती है नेशन में, मैक्सिमम हर जगह ही आ सकती है। कि कंसर्न क्या रेस किया है, सबसे पहले ये बोला है कि फ्लड कंट्रोल का जो सब्जेक्ट है वो किसी भी 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर नहीं आता, ना ही वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता, ना स्टेट लिस्ट, ना कंकरेंट लिस्ट है, मतलब कि स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है। फाइन। तो सीधी बात, सबसे पहले कंसर्न ही रेस किया गया। फाइन। इसके अलावा जो ड्रेनेज और एम्बैकमेंट्स हैं वो एंट्री नंबर 17 में मेंशन है, किसके अंडर, लिस्ट सेकंड, दैट इज अ स्टेट लिस्ट। आपको पता होगा गाइस अंदर शेड्यूल 7, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो काम होता है वो स्टेट काम करते हैं एक्सक्लूसिवली। यूनियन लिस्ट के अंडर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर एक्सक्लूसिवली जो काम कर सकते हैं वो कौन कर सकता है, सेंटर कर सकता है। बाकी जो कॉन्करेंट लिस्ट पे काम होता है वो यूनियन और स्टेट दोनों कर सकते हैं, लेकिन यूनियन की चीज़ों को माना जाता है। फाइन। अब फ्लड कंट्रोल का जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ये बोलना जा रहा है, लेकिन ड्रेनेज मतलब कि आप किस तरह से पानी को ड्रेन करोगे सो दैट फ्लड ना आ सके, एम्बैकमेंट्स मतलब कि नदी के किनारों को आपको किस तरह से सही करना है, ये सब किसके अंदर मेंशन है, मेंशन इन द एंट्री 7 ऑफ द लिस्ट 7। हाउएवर क्या है, फ्लड की वजह से हर साल काफ़ी ज़्यादा लॉस होते हैं, डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड पॉलिसीज चल रही है, मेजर्स लेते हैं, या फिर जो हमारी इनएडिक्वेट प्रिपेयर्डनेस, इनइफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, इस सब की वजह से क्या है हमें बहुत ज़्यादा हर साल फ्लड की वजह से लॉस और डैमेज होता है। इसके अलावा क्या आपने देखा होगा हर साल रोड्स टूट जाती हैं। डिस्पाइट हमने 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी लेके आए थे, जिसमें हमने ये था कि हम क्या करेंगे, रिवर्स को इंटरलिंक करेंगे, कि उनसे रिवर को जिसमें पानी ज़्यादा आता है और उस रिवर के साथ जिसमें पानी कम आता है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट को ऐसा एग्जीक्यूट नहीं किया गया। इसके अलावा इन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किए हैं कि हमें क्या करना है, जो ब्रह्मपुत्र वैली की ओवर इन इनंडेशन, मतलब कि पर्टिकुलरली असम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है पानी की वजह से, सो दैट हम क्या कर सकें, अगर हम वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकें तो इससे क्या होएगा, हम जो बाढ़ वाली सिचुएशन है उसको हम बचा सकते हैं। फाइन। एक बार हम ये नाम पढ़ लेते हैं। अभी के नेशनल कमीशन ऑफ फ्लड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टोटल एरिया है जो फ्लड की आ सकता है हमारी इंडिया में, वो नहीं अबाउट 40 मिलियन हेक्टेयर, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया। अबाउट 80% एरिया ऐसा है जिसको हमें अभी प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सजेशन क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो फ्लड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है इसको हमें कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर लेके आना होगा, क्योंकि अभी हमने बोला कोई लिस्ट के अंडर नहीं है। इसके अलावा हमें एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर को सेटअप करना होगा सेंटर पे, जिस इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है, जिसको चेयर करेगा कौन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, साथ में वो किसी और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ भी कंसर्न कर सकते हैं या फिर उसके मेंबर हो सकते हैं। फाइन। तो सिंपल बात है कि हमें एक सेटअप करना होगा, दैट इज द नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके जो चेयरमैन होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के होंगे और इसके जो मेंबर्स होंगे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के होंगे। फाइन। इसलिए वो सेंटर को अर्ज करेगा कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट हम रिवर्स को इंटरलिंक कर सकें। फाइन। वही जो कंसर्न रेस किए हैं उसी को हम बस सजेशंस में डाल देंगे। फाइन। नेक्स्ट है, सेंटर इंट्रोड्यूसेस द बिल टू स्क्रैप द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। देखो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, सपोज करो आज मैं कोई लॉ लेके आई लेकिन मैंने उसको प्रीवियस डेट से स्टार्ट कर दिया। फाइन। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, अगर आज मैं 2021 में कोई लॉ बना रही हूँ और उसको मैं इन इफेक्ट ला रही हूँ 2017 में, मतलब कि टैक्स से रिलेटेड कोई भी लॉज अगर मैं 2021 में ला रही हूँ, बोल रही हूँ 2017 से स्टार्ट होएगा, पर तो उसका मतलब आपको 4 साल पुराना टैक्स भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोला कि सेंटर ने बोला है कि हम अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉज को नहीं लेके आएंगे। फाइन। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। फाइन। तो ये जो टैक्सेशन लॉज दैट इज अमेंडमेंट बिल 2021, इन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया कि हमें क्या करना है, जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मेजर्स आते थे, और ये टैक्सेशन मेजर्स कब लेके आया था, ये फाइनेंस एक्ट 2012 के अंदर, मतलब कि सबसे पहले रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ से रिलेटेड जो भी मेजर्स थे वो इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2012 के द्वारा। लेकिन और अभी जो टैक्सेशन लॉ आ रहा है जो हम अमेंड कर रहे हैं बिल 2021, तो इसी में ये बोला है कि हम अब इस पर्टिकुलर हम एक्ट में क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। फाइन। तो 2012 का अमेंडमेंट आया था, इसका एम यही था कि हम क्या करें, जो इंडिया के जो बिजनेसेस में कुछ जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको चेक करना, और साथ में हमें क्या करना, जो एंटिटीज़ हैं जैसे इंडिया की कोई कंपनी है अगर वो एंटिटीज़ अब्रोड में है हमने उनको भी इंक्लूड किया था विदाउट इन्वॉल्विंग अ कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया एंड एक्ट वाज टू बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिव। हाउएवर इसके बाद गवर्नमेंट को क्या हुआ, ऊपर रिवर्स सफ़र करना पड़ा इन इट्स अर्बिट्रेशन केस, मतलब कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें बाहरी कंट्रियों ने इंडिया की कंट्रीज़ पर डिस्प्यूट्स हो गए, जिसको हमने क्या करा,
ओवर द कोर्ट, बाहर द कोर्ट हमने क्या किया, जिसको हमने सोल्व किया, ठीक है, अगेंस्ट द कैन एनर्जी एंड वोडाफोन ग्रुप, ठीक है। तो मतलब सिंपल बात है, गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आई थी सो दैट हम क्या कर सकें, इंडिया के जो बिजनेसेस बाहर भी चल रहे हैं, अब्रोड में भी चल रहे हैं, उनको हम चेक कर सकें, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट पे उल्टा ही पड़ा, जिसमें गवर्नमेंट को काफ़ी आर्बिट्रेशन केस करने पड़े। आर्बिट्रेशन मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं। तो आर्बिट्रेशन केस हुआ किस किस के अगेंस्ट, कैन एनर्जी और वोडाफोन ग्रुप। अब जरा हम ये देख लेते हैं फीचर्स क्या है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 के। इसमें ये बोला है कि फ्यूचर में कोई भी टैक्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी, ये बोल के कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, मतलब कि आज अब अमेंड कर रहे हो, बोल रहे हो प्रीवियस डेट से, तो ऐसा कोई टैक्स की डिमांड नहीं पड़ेगी और कोई भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा इंडिया के एसेट्स का, अगर ट्रांजेक्शन 28 मई 2012 से पहले हो चुकी है। इसके अलावा बोला है कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर की जो डिमांड है ऑफ इंडियन एसेट्स जो 28 मई 2012 से पहले की गई है, उसको नलीफाई करेंगे ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। इन्होंने ये बोला भी है कि अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा तो सभी के सभी केसेस के जो अमाउंट हैं उनको रिफंड किया जाएगा। इट ऑल्सो प्रपोज टू रिफंड द अमाउंट पेड इन दीज केसेस विदाउट एनी इंटरेस्ट देयर ऑन, फाइन, बिना किसी इंटरेस्ट के उनका अमाउंट दिया जाएगा। ऐसे सच केसेस पे अगर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केसेस पे अगर आप पैसा ले रहे हो, टैक्स की डिमांड कर रहे हो, तो उन पे जो आपसे पैसा मांगा जा रहा है वो आपसे वापस दिया जाएगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाउएवर ऑफ शोर जो ट्रांजेक्शन हो रही है इन्वॉल्विंग इंडियन एसेट्स जो 28 मई 2012 के बाद होगी, वो अभी भी टैक्सेबल होगी, लेकिन अगेन उन पे कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कंट्री को अलाउ करता है कि वो कोई रूल पास कर सकता है टैक्सेशन से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी आइटम, किसी भी सर्विसेज उस टाइम से डिफाइंड टाइम, मतलब कि आज जो अगर पास किया तो उससे 4 साल पहले, 5 साल पहले उस टैक्स को इफेक्ट में लेके आने की बात करता है, फाइन। तो आप देख सकते हो हमारे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ डिमांड्स, टैक्स डिमांड्स का क्या स्टेटस है, ठीक है। टोटल डिमांड कितनी है, 17 हैं। आर्बिट्रेशन अवार्ड्स कितने हैं, मतलब कि जो ऐसे डिस्प्यूट्स हुए और उससे रिलेटेड जजमेंट जो आ चुके हैं वो 2 हैं, फाइन। एक सेकेंड यार, हाँ, केसेस इन आर्बिट्रेशन ऑलरेडी जो केसेस अभी पेंडिंग है वो है 4 हैं, फाइन। इसके अलावा आप देख सकते हो असेसमेंट पेंडिंग, जो अभी जो केसेस चल रहे हैं जो पेंडिंग है वो ऐसे 2 हैं, फाइन। तो ये सिंपल बात है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन्फॉर्म्स पार्लियामेंट ऑन एमर्जिंग थ्रेट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के भी केसेस कंसर्न उतना ही बढ़ रहा है। अभी क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अभी अगले 2021 के पहले 6 महीनों में नियर अबाउट 6.07 लाख सिक्योरिटी इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें से 12,000 इंसिडेंट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जो CERT दैट इज़ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये नोडल एजेंसी है जो सभी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी थ्रेट्स हैं उनको ट्रैक करती है और मॉनिटर करती है, फाइन। हमारे इंडिया में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज़ क्या हैं, सबसे पहले क्या है, ज़्यादा R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, और ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। इसके अलावा हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अच्छा फ्रेमवर्क नहीं है, अनकोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क है। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT प्रोडक्ट्स हैं वो इंपोर्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा डाटा चोरी कर सकते हैं। हाउएवर हमारा इतना भी हम बजट एलोकेट नहीं करते सो दैट हम साइबर सिक्योरिटी को अपनी बढ़ा सकें, फाइन। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं हमारे इंडिया के साइबर सिक्योरिटी से। नेक्स्ट है इंडिया के एफर्ट्स दे रहा है सो दैट हमारे साइबर को एक हम सेफ बना सकें, सेफ एंड सिक्योर प्लेस बना सकें। सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का आया था, जिसमें बोला था कि रेगुलेट करता था यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑल्सो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 आई, जिसमें हमें क्या करना था, साइबर इकोसिस्टम को सिक्योर बनाना है। नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेक्टर काफ़ी बार हमने पढ़ा है, जिसमें हमने इंडिया के जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करना है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव ये 2018 में लॉन्च किया था, जिसमें हमें साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अवेयर करना है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है, साइबर स्वच्छता केंद्र, फाइन। बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हम साइबर क्राइम को एड्रेस करते हैं, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फाइन। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, साइबर क्राइम, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज और इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी एंड एग्रीमेंट। एक गाइस, एक मिनट, हाँ, यस।
रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑन इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी और द एग्रीमेंट। फाइन, ये जो जो न्यूज़ है हमारी ज्योग्राफी में कवर होगी। अभी गए इस कमेटी ने रिपोर्ट लिखी है और इसमें हाईलाइट करा है कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के वाटर रिलेशंस कैसे हैं। अब सबसे पहले हम इंडिया पाकिस्तान के देखते हैं, फिर हम इंडिया चाइना के पढ़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान में बोला है कि प्रेजेंट डे जो इश्यूज़ हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इन सबको हम अकाउंट में लेते नहीं। मतलब कि हमें बस अपना पानी को शेयर करने में लगा है। हम लड़ाई कर रहे हैं कि तुम्हें कम पानी मेरे को ज़्यादा पानी, या फिर हम इसके लड़ रहे हैं, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज़ों को हम देखते भी नहीं हैं। कमेटी ने ये बोला है गवर्नमेंट को कि हमें क्या करना होगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में एग्री हुई थी उसको में रीनेगोशिएट करना चाहिए, उस पर हमें दोबारा बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान से। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई थी और ये इंडिया पाकिस्तान में शेयर मतलब साइन हुई थी कि किस तरह से इंडस का वाटर को शेयर करेंगे। फाइन, इन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम जो मैक्सिमम वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं वो इरिगेशन में करें, और हम जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनसे हम कितना ज़्यादा हाइड्रो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उनके पोटेंशियल को समझें, और इसमें हमें क्या करना चाहिए, कुछ वाटर को स्टोर करने की परमिशन लेनी चाहिए जो परमिटेड है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। फाइन, हाउ द इंडस वाटर ट्रीटी और सितंबर, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, सितंबर 1960 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था, ईस्टर्न रिवर्स जो रावी, बियास और सतलुज है इसका यूज़ करने का पानी इंडिया को मिला था, और वेस्टर्न रिवर्स जो की थी इंदस, झेलम, चेनाब, ये किसको मिल गई थी, पाकिस्तान को मिल गई थी। पर क्योंकि पाकिस्तान को वाटर ज़्यादा मिला था इंडिया से कंपेरेटिवली, तो पाकिस्तान के कुछ रिवर का पानी हम भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट है इंडिया चाइना का क्या है, इस कमेटी ने एक्सप्रेस किया है कि जो चाइना के इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जैसे जागमू, इसकी वजह से क्या होएगा, वाटर डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन बट जो द पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर टू बी रिलीज फॉर रनिंग द टर्बाइंस, इसकी वजह से कुछ वेरिएशन आ सकती हैं इम्पैक्टिंग द वाटर फ्लोज इन। बस सिंपल बात है, आपको पता है चाइना के कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइक वो कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, डैम बना रहा है, तो उन्होंने बोला है कि ऐसा वो वाटर को डाइवर्ट नहीं करेगा, लेकिन उनका कुछ इम्पैक्ट उन प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र के वाटर फ्लो में आ सकता है। इन्होंने रिकमेंड किया कि इंडिया को कॉन्स्टेंटली चाइना के एक्शंस को मॉनिटर करना चाहिए, जैसे जो भी वो मेजर इंटरवेन कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे, सो दैट वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को वो ना करे, अफेक्ट ना करे। कमेटी ने एक्सप्रेस किया कि हमें क्या करना चाहिए कि चाइना क्या कर रहा है, कुछ हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर कर रहा है विद रिगार्ड टू द ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज। प्रेजेंटली हाउएवर इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी कोई वाटर ट्रीटी नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान में है इंडस वाटर ट्रीटी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है नो डेथ ड्यू टू द मैनुअल स्क्वेंजिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी आइदर अंडर GS1 और GS2। अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग 2 सेपरेट सर्वे रखे गए हैं, 2 कंडक्ट किए थे, 2013 में, 2018 में। इन्होंने बोला है मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने हाथ से कुछ आप ह्यूमन का एक्सक्रीटा साफ कर रहे हो उसे हम मैनुअल स्क्वेंजिंग कर रहे हो, जैसे गटर साफ कर रहे हो, या फिर कहीं जगह ऐसा भी होता है जो मतलब कि अभी भी ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा हो गया उसको हाथ से उठा के लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी पानी वानी की फैसिलिटी नहीं है। तो इन्होंने बोला मैनुअल स्क्वेंजिंग की वजह से कोई भी डेथ का रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाउएवर 1993 से तब से तो 941 वर्कर्स मर चुके हैं जो सीवेट्स या सेप्टिक टैंक्स की क्लीनिंग करते हुए। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई थी, फॉलोड बाय द गुजरात एंड द यूपी। गवर्नमेंट ने डिस्टिंग्विश किया कि मैनुअल स्क्वेंजिंग कहीं ना कहीं कास्ट के बेस पे है, क्योंकि इसमें बोला गया क्योंकि ह्यूमन का एक्सक्रीटा हाथ से साफ करना या फिर सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करना वो कास्ट बेस्ड प्रैक्टिसेस है। मतलब जो मेनली जिन लोगों को अनटचेबल माना जाता था एशियन इंडिया में, उन लोगों में अभी भी प्रिवेलेंट है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं मैनुअल स्क्वेंजिंग को इरेडिकेट करना, कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस को पहली बार बैन किया गया था थ्रू एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइलाइट्रेंस, प्रोहिबिशन एक्ट 1993। 2013 में फिर एक नया लेके आए इन द फॉर्म ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट, जिसको पास किया गया और इसके स्कोप को वाइडर किया गया, और इसमें ये भी था कि मैनुअल स्क्वेंजर्स को हम रिहेबिलिट भी करेंगे। फिर आया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर जो 2007 में लॉन्च किया गया था, और इसको हम टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते गए थे 2020-21 तक। फिर आया राष्ट्रीय गारिमा अभियान जो कि नेशनल कैंपेन है जो काम करता है कि किस तरह से हम जो मैनुअल स्क्वेंजर हैं जो इन सब में काम कर रहे हैं उन लोगों को हम इससे निकाल सकें और उनको रिहेबिलिट कर सकें। फाइन, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021, तो इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल का जो एम है वो क्या करेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 को अमेंड किया गया, जिसमें क्या किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट होएगी यूनिवर्सिटी की जिसका नाम होगा सिंध सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
कहाँ पे, लद्दाख में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 को इनेक्ट किया गया था सो दैट हम क्या कर सकें, इस स्टेट्स में क्या कर सकें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, या फिर फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। फिर एट प्रेजेंट लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए अभी तक कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यसभा पासिस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करेगा, प्रेसिडेंट को पावर मिलेगी कि वो वेरियस स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फर्दर ये क्या करेगा, पार्लियामेंट को परमिट देगा कि वो नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इस बिल में हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 है, जो रिलेट करता है टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जैसे हम इसमें अबोर को डिलीट करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिशमी कमन, ईदू मिशमी, तराउन, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मोंगपा, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं गाइस, ये सब मेंबा, सरदंग, सजलोंग, इनको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। फाइन। नेक्स्ट है, मिजोरम एंड असम इंस्पेक्ट ऑन द बॉर्डर हैंड ऑफ। फाइन। अभी क्या है, सो दैट असम और मिजोरम आपस में जो टेंशन्स हैं उनको कम कर सकें, तो दोनों स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू कीप देयर रिस्पेक्टिव पॉलिसी एंड फॉरेस्ट गार्ड्स अवे फ्रॉम द ट्रबल्ड इंटरस्टेट बॉर्डर। मतलब कि दोनों बॉर्डर्स हैं जो शेयर करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें कुछ टेंशन्स रहती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए दोनों ने एक एग्रीमेंट शेयर किया है, जिसमें अपनी अपनी स्टेट्स अलग अपनी अपनी पॉलिसीज़ को अपनाएंगी और अपने फॉरेस्ट को सुरक्षित रखेंगे। रिसेंटली क्या है, दोनों स्टेट्स की पॉलिसीज़ में काफ़ी वायलेंट क्लैश देखने को मिला है। एज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो न्यूट्रल फोर्सेज हैं वो वहाँ रहेंगे सो दैट डिस्प्यूटेड जोन में, जहाँ असम और मिजोरम जहाँ पर अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और जहाँ पे डिस्प्यूट रहते हैं वहाँ पे न्यूट्रल फोर्सेस रहेंगे, मतलब कि ना असम की होंगी ना मिजोरम की होंगी, वो सेंटर की होंगी। फाइन। नेक्स्ट है, यूनिक प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर गेट्स पेटेंट। अभी क्या, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने क्या किया है, पेटेंट को रजिस्टर्ड किया है अपनी इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड, मतलब कि हमने ऐसा मटेरियल बनाया जिसमें पेपर और प्लास्टिक को मिक्स बनाया, हैंडमेड होगा, जिससे हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं नेचर से। फाइन। इससे क्या होगा, हमारा दो ऑब्जेक्टिव पूरा होंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में हम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर होगा वो डेवलप किया गया अंडर द प्रोजेक्ट रीप्लान। तो रीप्लान का मतलब बनना चाहिए रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम द नेचर। ये पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट को डिस्ट्रक्चर किया, डिग्रेड किया गया, डाइल्यूट किया गया, यूज़ किया गया विद पेपर पल और इसको हैंडमेड पेपर में बनाया गया। फाइन। नेक्स्ट है, स्मार्ट आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट। ये इनिशिएटिव है किसका, केरला गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, केरला गवर्नमेंट का, जिसमें हम क्या करेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर पर जो सर्विसेज आपको मिलती हैं उनको इम्प्रूव करेंगे सो दैट हम एक बच्चे को फिजिकल और मेंटल डेवलप कर सकें। इसमें हम क्लासरूम्स का स्पेस प्रोवाइड करेंगे, डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, क्रिएटिव जोन, इंडोर एंड आउटडोर प्ले एरिया, ये सब प्रोवाइड करेंगे। आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं वो अंडर किसके अंदर आती है, अंडर अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर आती है, और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 6 सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल से पहले आपको जो छोटी मोटी आपको चीज़ें सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखा दे, काउंटिंग सुना दे, ठीक है, बॉडी पार्ट्स बता दिए, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस, ठीक है, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है, कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में, जरा हम यही पढ़ लेते हैं। फाइन। सबसे पहले क्या है, मॉरिशियस ने क्या किया है, इंडिया की जो मिलिट्री बेस है ऑन अगलेजा आइलैंड उसको डिनाई कर दिया है कि मतलब वो अब नहीं आ सकते। 2 आइलैंड डिपेंडेंट थे मॉरिशियस के, एक तो वेस्टर्न इंडियन ओशन पे जिसका नाम था नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। 2015 में इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था मॉरिशियस के साथ कि वो अगलगेला आइलैंड को डेवलप करेंगे। फाइन। नेक्स्ट है, बन्नी ग्रासलैंड। अभी क्या किया है, वहाँ पे बन्नी आइलैंड में क्या हुआ है, जो बाहर की जो ट्री स्पीसीज हैं उन्होंने इन्वेट कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे एनरोचमेंट हो गई है। ये एशिया के लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, नॉर्थ वेस्ट गुजरात के कच्छ आइलैंड में, डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी। फाइन। ये कहाँ है, पास्टोरल कम्युनिटी यहाँ पे मेनली रहती है, मलधारी जिसे हम बोलते हैं। 1960 में इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम सैलिनिटी इनग्रेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ गवर्नमेंट, तो मिलियन ऑफ सीड्स गिरे गए थे एक्जोटिक स्पीसीज, बाहर के स्पीसीज के, जिसको प्रोसेस जरूर फ्री ना हेलीकॉप्टर से। मतलब कि सिंपल बात ये है, 1960 में हम चाह रहे थे कि यहाँ पे हम मतलब कि वहाँ पे जो एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हो गई थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सीड्स को घेरा गया था एक्जोटिक स्पीसीज के। लेकिन अभी क्या किया, उन एक्जोटिक स्पीसीज की वजह से वो एरिया एनरोच हो गया। पुली चिंतला डैम फ्लड अलर्ट रेज हुआ है आफ्टर द गेट गॉट ब्रोकन। ये कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑन कृष्णा रिवर।
इसको KL राव सागर मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो इरिगेशन नीड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सब फ्लड कंट्रोल को करता है आंध्र प्रदेश में। फाइन। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। रोज़ आइलैंड को भी रीनेम करके क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड। और ये पोर्ट ब्लेयर के 2 किलोमीटर ईस्ट में है और इसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। ये आइलैंड है जहाँ पे कोई भी सेटलमेंट नहीं है बाय अथॉरिटीज़, अलाउड नहीं है। फाइन। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं 6 अगस्त के। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।